हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। हम अपने बिजनेस में ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स हैं जिनका यूज़ करते हैं, तो इससे पहले कि हम आगे के चैप्टर्स पढ़ें हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इन टर्म्स को समझें कि इसका मतलब होता क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन कि ये होता क्या है। अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए, हमारे अकाउंट में पैसा आया या पैसा गया या एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसकी वजह से बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आए या जिसकी वजह से पैसों का लेन देन हो, वो क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। Whenever any business transaction takes place, it results in a change in the values of some of the assets, liabilities और capital। जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है हमारे बिजनेस में, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो हमारे असेट्स की वैल्यूज़ हैं या लाइबिलिटीज़ की और कैपिटल की जो वैल्यूज़ है उसमें चेंज होता है। अब ये असेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल क्या है, ये अभी आपको मैं आगे पढ़ाऊँगी। तो चलिए अब दूसरा टर्म देखते हैं जो कि है इवेंट। एन इवेंट इज़ द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। जो इवेंट है वो किसी भी ट्रांजेक्शन का कॉन्सिक्वेंस या फिर रिजल्ट होता है। अब कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परिणाम या नतीजे। कोई भी ट्रांजेक्शन है उसका जो भी परिणाम निकल कर आता है उसको हम इवेंट कहते हैं। अगर एक एग्जाम्पल से इसको समझे तो मैंने एक 50 रुपीज़ की बुक परचेज़ की, तो ये क्या हो जाएगा? एक ट्रांजैक्शन होगा। अब उस 50 रुपीज़ की बुक मैंने 80 रुपीज़ में सेल कर दी, तो इसमें क्या मुझे 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो इस ट्रांजैक्शन का परिणाम क्या निकल कर आया? मुझे प्रॉफिट हुआ कितने का? 30 रुपीज़ का। तो ये क्या है? एक इवेंट है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अकाउंट। An account is a record of all business transactions relating to a particular person और item। जो अकाउंट है वो रिकॉर्ड है सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो रिलेटेड होते हैं किसी पर्सन से या किसी आइटम से। इन अकाउंटिंग वी कीप अ सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम। अकाउंटिंग में हम लोग सभी इंडिविजुअल का, असेट का, लाइबिलिटी का, एक्सपेंस का या इनकम का एक सेपरेट रिकॉर्ड रखते हैं। द प्लेस वेयर सच अ रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड इज टर्म्ड एज एन अकाउंट। वो जगह जहाँ पे हम इन सभी रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंट। देखिए ये कुछ, तो देखिए ये है इसका फॉर्मेट। लेफ्ट साइड को हम लोग कहेंगे डेबिट यानी कि डीआर और राइट साइड को हम लोग कहेंगे क्रेडिट यानी कि सीआर। देखिए ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स। सभी अकाउंट्स को दो साइड्स में बांटा गया है। द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज ट्रेडिशनली कॉल्ड डेबिट साइड। जो अकाउंट का लेफ्ट साइड होता है उसको हम लोग डेबिट साइड बोलते हैं। एंड द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। और जो राइट साइड होता है उसको हम लोग क्रेडिट साइड बोलते हैं। और एब्रीविएटेड फॉर्म में हम लोग डेबिट को डीआर लिखते हैं और क्रेडिट को सीआर लिखते हैं। और जो अकाउंट का एब्रीविएटेड फॉर्म है वो है A/C। सो गाइज ये तो था अकाउंट के बारे में। अब चलिए देखते हैं कैपिटल क्या होता है। इट रिफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। ये वो अमाउंट है जिसको प्रोप्राइटर यानी कि बिजनेस का ओनर, बिजनेस का मालिक इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस एंटरप्राइज में। अमाउंट में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और असेट्स। जो अमाउंट है वो या तो कैश भी हो सकता है यानी कि पैसे हो सकते हैं, या फिर गुड्स हो सकता है कि सामान के रूप में हो सकता है, या फिर असेट्स यानी कि प्रॉपर्टी हो सकती है। अब अगर कैपिटल के फॉर्मूले की बात करें तो ये है कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। अब ये जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ है इन टर्म्स को हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। चलिए हमारा फिफ्थ टर्म है ड्रॉइंग। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट्स मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्रॉइंग्स। जो बिजनेस का ओनर है, मालिक है,
अगर वो अपने बिजनेस में से कोई भी कैश या वैल्यू ऑफ गुड्स अगर विदड्रॉ कर रहा है, मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसे निकाल रहा है, तो वो हम कहेंगे उसको ड्रॉइंग्स। तो चलिए अब हम देखते हैं लाइबिलिटी। अगर फर्म ने किसी बाहर वाले को पैसे देने हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए लाइबिलिटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फर्म ने बैंक लोन लिया तो उसको क्या करना है, उस फर्म को बैंक को पैसे देने हैं फिर, तो वो बैंक लोन क्या है, फर्म के लिए लाइबिलिटी है। इट रिफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, व्हेन अ फर्म परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए। अगर एक फर्म है वो ए से गुड्स परचेज कर रहा है क्रेडिट पे, उधार पे, द अमाउंट ओइंग टू ए इज़ अ लाइबिलिटी। तो जो अमाउंट देना है, हमें अमाउंट पे करना है ए को, अभी तो हमने उधार पे खरीद लिया लेकिन हमें ए को पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए एक लाइबिलिटी हो जाएगी, मतलब हमें ए को पैसे देने हैं। तो जहाँ भी फर्म को किसी को पैसे देने हो तो वो क्या है, उसके लिए लाइबिलिटी है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये है लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस कैपिटल। तो कैपिटल अभी आप जैसा कि समझ चुके हैं, वो अमाउंट जो प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। लाइबिलिटीज मैंने आपको अभी बता दिया, और असेट्स अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो गाइज लाइबिलिटीज के 4 टाइप्स हैं। पहला इंटरनल लाइबिलिटी, दूसरा एक्सटर्नल लाइबिलिटी, तीसरा नॉन करेंट लाइबिलिटी और चौथा करंट लाइबिलिटी। तो चलिए इन चारों को डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहले देखते हैं इंटरनल लाइबिलिटीज़। ऑल अमाउंट्स विच अ बिजनेस एंटाइटी हैज़ टू पे टू द प्रोप्राइटर और ओनर्स आर इंटरनल लाइबिलिटीज़ सच एज कैपिटल। वो अमाउंट जिसे बिजनेस को पे करना है उसी के मालिक को, ओनर को, प्रोप्राइटर को, वो क्या होता है, इंटरनल लाइबिलिटी होता है। अब अगर इसको एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझें, हम लेते हैं कैपिटल का एग्जाम्पल। जैसे कि कैपिटल वो अमाउंट होता है जो ओनर इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में, है ना। लेकिन ये जो कैपिटल है वो बिजनेस के लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है, क्योंकि उसे कभी ना कभी ये कैपिटल ओनर को देने होते हैं, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी बिजनेस चलता रहेगा। जब भी मन किया ओनर का वो बिजनेस बंद करेगा और अपने सारे जो भी उसने पैसे इन्वेस्ट किए, कैपिटल इन्वेस्ट किया है, उसे ले लेगा। तो कैपिटल क्या है, एक फर्म के लिए लाइबिलिटी है। अब चलिए देखते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। ऑल अमाउंट्स विच अ बिजनेस एंटाइटी हैज़ टू पे टू आउटसाइडर्स आर नोन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। अब वो अमाउंट्स जो कि बिजनेस देगा, पे करेगा किसको, आउटसाइडर्स को, बाहर के लोगों को, उसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। सच एज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो हैं जिनसे फर्म ने उधार लिया है, अगर उनको कभी ना कभी पैसे वो पे करना ही है उसको, वो क्या है, उसके लिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। या फिर हम लोग लोन्स की बात करें, लोन्स भी हम बाहर से लेते हैं, बैंक से अगर हम लोन ले रहे हैं तो वो क्या है, हमारे लिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। अब तीसरा देखते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़। दीज रिफर टू दोज लाइबिलिटीज़ विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन अ रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड। ऐसी लाइबिलिटीज़ जो हम लंबे समय तक पे कर सकते हैं, यानी कि 1 साल से ज़्यादा, 1 साल के बाद भी हम उसे पे कर सकते हैं, वो क्या होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। अगर हम बात करें करंट लाइबिलिटीज़ की, इट रिफर्स टू दोज लाइबिलिटीज़ विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर, नॉर्मली विद इन 1 ईयर। वो लाइबिलिटीज़ जिनको हमें 1 साल के अंदर ही पे करना है, वो क्या होता है, करंट लाइबिलिटीज़। तो ये जो था लाइबिलिटी और उनके टाइप्स। अब चलिए देखते हैं असेट्स। एनीथिंग विच इज़ इन द पोजेशन और इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज एंड विच विल इनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट अ बेनिफिट इन द फ्यूचर इज एन असेट। असेट वो होता है जो कि बिजनेस के पास है, जो कि बिजनेस की प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, या फिर जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिले, वो क्या होता है, बिजनेस का असेट्स होता है। फॉर एग्जाम्पल लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब क्या हमारी असेट्स हैं। फर्नीचर है, स्टॉक है, मशीनरी है, या फिर डेटर्स हैं। अब डेटर्स, हमने किसी को कोई सामान उधार में बेचा या किसी को लोन दिया, तो उसे क्या करना है, हमें कभी ना कभी पैसे हमारे देने ही हैं। तो जो भी हमें पैसे आएंगे फ्यूचर में, वो हमें बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा। तो डेटर्स भी क्या है, एक
असेट है हमारे लिए। तो ये सारी चीज़ें मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एंड लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब क्या होते हैं, हमारे असेट्स होते हैं। इनको 3 टाइप्स में बांटा गया है। पहला नॉन करेंट असेट्स, दूसरा करेंट असेट्स और तीसरा नॉमिनल असेट्स। इन तीनों को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नॉन करेंट असेट्स। इट रिफर टू दोज असेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज एंड आर नॉट मीन्ट फॉर सेल। ये वो असेट्स होते हैं जिनको हम अपने बिजनेस में रखते हैं, लंबे समय तक रखते हैं। किस पर्पज से, कि उसकी हेल्प से हम लोग अपने बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे और अपने बिजनेस को चलाएंगे, लेकिन वो जो हमारा असेट्स है हम उसे बेचेंगे नहीं। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर हो गया, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर एक्सेट्रा, ये सब क्या है, हमारे नॉन करेंट असेट्स हैं। ये 2 टाइप के होते हैं। पहला टेंजिबल असेट्स, दूसरा इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड। टेंजिबल असेट्स वो असेट्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं या टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, इन सबको क्या हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, फील कर सकते हैं। दूसरा टाइप है इंटेंजिबल असेट्स, ये इसी का अपोजिट है। दीज आर दोज असेट्स विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। इंटेंजिबल असेट्स का कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, हम उसको ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। जैसे कि गुडविल। गुडविल क्या होता है, जैसे हमारी एक शॉप है, हमने एक लोकेलिटी में एक शॉप खोली। अब क्या वो शॉप काफ़ी फेमस हो गई, सब कस्टमर उसी शॉप पे जाने लगे, तो ये क्या है, उस शॉप के लिए एक गुडविल है। तो इस गुडविल को हम लोग ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बिजनेस को बेनिफिट प्रोवाइड करा रही है और लंबे समय तक प्रोवाइड कराएगी। तो ये क्या है, एक नॉन करेंट असेट्स है, लेकिन ये इंटेंजिबल है, दिखती नहीं है। अब चलिए देखते हैं करेंट असेट्स। दीज आर दोज असेट्स विच आर मीन्ड फॉर सेल और विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। करेंट असेट्स वो असेट्स होते हैं जो हम जिनको बेच सकते हैं या जिनको हमें 1 साल के अंदर पैसों में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि अगर हम बात करें डेटर्स की, हमने किसी को उधार दिया और उसे हमें 1 साल के अंदर अंदर उसे हमें पैसे देने हैं, तो क्या हो जाएगा, डेटर्स को हमने 1 साल के अंदर पैसे में कन्वर्ट कर लिया और ये क्या हमें बेनिफिट प्रोवाइड करा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए असेट्स हो जाएगा। अब अगर हम बात करें नॉमिनल असेट्स की, दीज आर द असेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज असेट्स। ये वो असेट्स होते हैं जो कि हम कैश में रियलाइज नहीं कर सकते और जिसे हमें ना फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो हम आगे चल के अभी फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाना सीखेंगे, उसमें जब हम P&L अकाउंट बनाएंगे तो उसका जो डेबिट बैलेंस होगा, जो अभी हम आगे चैप्टर्स में सीखेंगे, उसका जो डेबिट बैलेंस होगा वो क्या है, हमारे लिए एक असेट्स ही है, लेकिन उससे ना हमें कोई बेनिफिट मिलने वाला है, ना ही हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे बिजनेस के लिए एक असेट्स है। वो क्या है, नॉमिनल असेट्स। तो ये तो था असेट्स के बारे में और उसके टाइप्स। अब चलिए नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो था असेट्स। अब चलिए देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स का मतलब होता है पैसे रिसीव करना, यानी कि पैसे हमारे पास आ रहे हैं। अगर हम देखें रेवेन्यू रिसिप्ट्स, receipts from sale of goods or services offered by the business constitute revenue receipts. It is recurring in nature. अब recurring in nature का मतलब रोज रोज होने वाला। सपोज अगर हम एक फुटवेयर का बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा रोज का काम है फुटवेयर को बेचना, तो वो क्या है, हमारे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है, मतलब डेली का काम है, रोज रोज होने वाला है। वहीं अगर हम बात करें कैपिटल रिसिप्ट्स की, receipts from sale of assets of the business are capital receipts. It is non-recurring in nature. कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स हैं जहाँ पे हम लोग अपनी असेट्स को बेचते हैं, ज़मीन को बेच देते हैं या फिर हम अपनी बिल्डिंग को बेच देते हैं। तो ये क्या, हम लोग अपनी ज़मीन को, अपनी बिल्डिंग को रोज़ रोज़ तो बेचेंगे नहीं, ये हमेशा तो हम बेचते नहीं है, तो इट इज़ नॉन रिकरिंग, ये रोज़ रोज़ होने वाला नहीं है। और ये क्या है, एक
कैपिटल रिसिप्ट से, मतलब हम अपने इससे हमारे कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये तो था रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर। एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग असेट्स, गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। कोई भी कैश का पेमेंट या प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र या कहीं लायबिलिटी हो रहा है, किस पर्पज़ के लिए, किसी असेट्स या गुड को परचेज करने के लिए या फिर कोई सर्विस लेने के लिए, ये सब क्या होता है, एक्सपेंडिचर। मतलब कि जनरली हमारे खर्चे। अब इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड तीसरा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन तीनों को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंडिचर विच इज incurred in acquiring or increasing the value of a fixed asset is termed as capital expenditure। यानी कि वो खर्चे जिनको हम करते हैं अपने फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, जैसे कि एग्जांपल कोई बिल्डिंग, प्लांट या फर्नीचर, उसको परचेज करना, उसको खरीदना, उसके इरेक्शन में पैसे खर्च करना, उसके मेंटेनेंस में पैसे खर्च करना, ये सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एंड इट इज़ नॉन रिकरिंग इन नेचर, और ये नॉन रिकरिंग होता है, मतलब ये रोज़ रोज़ नहीं होता है। अब आप अपने बिल्डिंग, प्लांट या फर्नीचर पर रोज़ रोज़ पैसे थोड़ी खर्च करेंगे। एक बार आपने पैसे खर्च कर दिया, हो गया सालों का काम, मतलब कि, और इसका बेनिफिट भी हमें लॉन्ग टाइम के लिए मिलता है। अब हम देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो रिकरिंग इन नेचर होता है, इट इज़ रिकरिंग इन नेचर, और जिसका बेनिफिट हमें शॉर्ट टाइम के लिए मिलता है। जैसे कि रेंट हो गया, सैलरीज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया। अब ये सब क्या है, एक एक महीने के लिए तो हम पे करते हैं ना, इनका बेनिफिट क्या एक एक महीने के लिए ही मिलेगा, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगा। तो ये सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये रोज़ रोज़ होता है। अब सैलरीज है, रेंट है, ये सब क्या डेली का काम है, तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक फर्म के लिए। अब हम देखते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। There are certain expenditures which are revenue in nature but the benefit of which is likely to be derived over a number of years। Deferred revenue expenditure वो एक्सपेंडिचर है जिसका नेचर तो रेवेन्यू है, मतलब वो होता तो रोज़ रोज़ है, रिकरिंग है नेचर में, लेकिन उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम के लिए मिलता है, जैसा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में मिलता था। ये होता तो रोज़ रोज़ है लेकिन इसका बेनिफिट हमें रोज़ मिलता है। इसको हम लोग कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब अगर इसका एक एग्जाम्पल देखें, एडवर्टाइजमेंट। अब हमारा फर्म है, वो किसी भी न्यू प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक, कस्टमर्स तक उनकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करेगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो हमको करना ही पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के बारे में, अगर उसको मार्केट में सेल करना है तो ये क्या है, ये रिकरिंग है नेचर में, ये रेवेन्यू है, ये रोज़ रोज़ होने वाला है कि भाई एडवर्टाइजमेंट तो करना ही पड़ेगा प्रोडक्ट का। लेकिन इसका जो बेनिफिट है ये हमें कई सालों तक मिलता है। एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट हमको कई सालों तक मिलता है। ऐसा नहीं कि आज एडवर्टाइजमेंट देख के कस्टमर उसे कल भूल जाएगा, नहीं, अगर उसने आज एडवर्टाइजमेंट देखा है तो उसका बेनिफिट हम लोगों को कई सालों तक मिलेगा, मतलब उस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट। तो ये क्या है, एक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। चलिए अब हम पढ़ते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब भी होता है खर्चा, और अभी जो हम पढ़ रहे थे एक्सपेंडिचर, उसका मतलब भी होता है खर्चा। लेकिन एक्सपेंडिचर एक बड़ा टर्म है और एक्सपेंसेस एक छोटा टर्म है। एक्सपेंडिचर में हम वो खर्चे, कोई से भी खर्चे ले लेते हैं कि जैसे सपोज हमने कोई भी बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर खरीदा, वो सब क्या है, हमारे एक्सपेंडिचर हो गए। या फिर हमने रेंट पे किया, सैलरीज पे की, ये सब भी क्या है, हमारे एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर एक बड़ा टर्म है, लेकिन एक्सपेंसेस में सिर्फ वही खर्चे आते हैं जो कि हम अपने बिजनेस में डेली करते हैं, किसी अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए और उसे सेल करने के लिए, बस उन्हीं गुड्स और सर्विसेज को। तो वो क्या है, हमारे एक्सपेंसेस है। एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनक्योर्ड इन द प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। सो गाइज, ये है आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब जो हमारे बच्चे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।